गर्मियों के सुस्त दिन कितनी धीरे धीरे ये बीतते हैं। फिर जैसा कि महान मार्क ट्वेन ने हमें बताया, झूठ तीन तरह के होते हैं, झूठ, घटिया झूठ और आंकड़े। वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है उस बात के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ। झूठ होते हैं, घटिया झूठ होते हैं, और फिर मुख्य धारा का मीडिया और उसकी कहानी होती है। इसमें आंकड़े जोड़ दो तो बात और भी खराब हो जाती है। लेकिन ये सब उतना बुरा नहीं है जितना बुरा तब हो जाता है जब आप इसमें पाखंडी, प्रगतिशील, नारीवादी मूर्खों को इस घोल में मिला देते हैं। और फिर वाह, तुम्हें दिमाग हिला देने वाला भ्रम और परम बुराई को गले लगाना मिलता है। इन सब के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम जल्द ही उस पर आएंगे। सबसे पहले ईरान, लेबनान और हमास अभी भी तस्वीर में हैं, जबकि अब तुर्की का जो नया तत्व जुड़ा है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने उन टेक्टोनिक राजनीतिक प्लेटों के बारे में बात की थी जो ईरान के साथ युद्ध की पृष्ठभूमि में चुपचाप टकरा रही हैं। इजराइल तत्काल जरूरतों को पूरा कर रहा है, साथ ही यहाँ मध्य पूर्व में हो रहे टेक्टोनिक बदलावों की पहचान कर उन्हें संभालने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल, आलोचक इजराइल की उस कार्रवाई की तुरंत निंदा करने लगे जो उसने पिछले हफ्ते युद्ध विराम के उल्लंघन को रोकने के लिए सीरिया के खिलाफ की थी, और तुर्की के उस प्रयास को भी रोकने के लिए जिसमें वह क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईरान की जगह लेना चाहता है। वे इसके आदी नहीं है और ना ही सराहना करते हैं कि इजराइल हमारे खिलाफ किसी भी खतरे को पहले ही रोकने की कोशिश करता है। अगर आपको अब भी तुर्की की मंशा को लेकर कोई संदेह है, जो कि एक नाटो सदस्य है, तो ध्यान दीजिए। कुछ महीने पहले युवा एर्दोआन समर्थकों को यह नारा लगाते हुए देखा गया था, हमें यरूशलेम ले चलो, एक भाषण के दौरान जिसमें उनकी प्रतिक्रिया थी, जो जीतना चाहते हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए। और उनके लिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुर्की की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय रणनीति इस हफ्ते एक बड़ी बाधा में फंस गई। सोमाली समुद्री डाकू। हाँ, सोमाली समुद्री डाकू मोटर बोट में इस हफ्ते मोगादिशु में तुर्की के सैन्य अड्डे के लिए जा रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया। कई करोड़ डॉलर के उन्नत हथियार और सैटेलाइट संचार उपकरण सीधे समुद्री डाकुओं के हाथ लग गए, और तुर्की के लिए, जिसने खुद को सोमालिया के सुरक्षा संरक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया है, ये सिर्फ हार्डवेयर और विशाल उपकरणों की हानि नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी है। तुर्की द्वारा ड्रोन तैनात करने और जवाबी हवाई हमले करने के बावजूद यह घटना एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करती है। अफ्रीकी तट के पास स्थानीय अराजकता अपने ही नियमों पर चलती है। आप कभी नहीं जान सकते कि आपको क्या मिलने वाला है। लेबनान में इस समय इजराइल एक क्रमिक सामरिक दृष्टिकोण अपना रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ सटीक अभियान चला रहा है। अली तिहार पर्वत श्रृंखला में, जहां हमें पता है कि एक बड़ी ईरानी प्रशिक्षित सेना एक भूमिगत परिसर में तैनात थी, और ईरान, जबकि वो इनकार करता है कि वहां उसकी सेनाएं हैं, वो लगातार इजराइल को उस क्षेत्र पर बमबारी बंद करने की धमकी देता रहता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पर्यावरण की बहुत चिंता है। और गाजा, इजराइल ने हमास के आतंकवादी कमांडरों को निशाना बनाकर मारने की कार्रवाई बढ़ा दी है, और उन सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है जिन्हें हमने 7 अक्टूबर के हमले में भाग लेने वाला पहचाना है। और इस सप्ताह हमें यह भी एक छोटी सी याद दिलाई गई कि हम वास्तव में किससे निपट रहे हैं। सिर्फ 2 महीने पहले न्यू रोज के निवासी, जो गाजा सीमा के पास एक समुदाय है, उन समुदायों में से एक जिसने 7 अक्टूबर की भयानक क्रूरताओं का सामना किया, उन्होंने गाजा के उन निवासियों की ओर जो इसमें शामिल नहीं थे, शांति के प्रतीक कबूतर छोड़ते हुए एक भावुक समारोह आयोजित किया। और जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी? पिछले 2 दिनों में उन्होंने अपने अगले आतंकवादी हमले की तैयारी में इजराइल की दिशा में 8 परीक्षण पतंगें छोड़ी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पतंगों का इस्तेमाल 7 अक्टूबर से पहले के महीनों में खेतों और बागों को जलाने और हमारी सुरक्षा की जांच करने के लिए किया गया था। इजराइल व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों का प्रबंधन कर रहा है, जिसमें बेहद नपीतुली सटीकता की आवश्यकता होती है। वर्तमान सैन्य रणनीतियों को भविष्य के रणनीतिक खतरों की तैयारी के साथ संतुलित करना पड़ता है। एक तरफ ईरानी हितों के लिए काम करने वाले गुटों द्वारा, और दूसरी तरफ तुर्की के नव उस्मानी प्रभाव द्वारा। इसी बीच अमेरिका के साथ तनाव और ईरान के बीच तब और बढ़ गए जब अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के एक नए दौर की घोषणा की। जैसे जैसे युद्ध 6 महीने के करीब पहुंच रहा है, दोनों देश एक दूसरे को कड़ी चेतावनियां देते जा रहे हैं, और कूटनीतिक समाधान की संभावना अभी भी दूर नजर आती है। अमेरिका में ईरान पर आर्थिक दबाव को और बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं तेहरान ने किसी भी और अमेरिकी कदम का जवाब देने की धमकी दी है। यहां तक कि यूरोप में अमेरिका के सहयोगियों पर हमला करने की भी धमकी दी है। इसके अलावा ट्रंप ने घोषणा की कि तेहरान की खाड़ी अब अमेरिकी क्षेत्र है, जिस पर ईरानियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और नाकेबंदी तेहरान की नकदी भंडार को तेजी से खत्म कर रहे हैं।
वरिष्ठ ईरानी अधिकारी अब खुलेआम आंतरिक आर्थिक पतन के डर से ताकत की स्थिति से शत्रुता समाप्त करने के लिए बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल के बीच समन्वित कार्रवाइयों ने ईरान के प्रतिरोध की धुरी को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है, रणनीतिक संपत्तियों को छीन लिया है और इसकी प्रॉक्सी नेटवर्क्स में मनोबल को कुचल दिया है। और ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इसराइल द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बावजूद ईरान धमकी तो देता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई कदम या कार्रवाई नहीं करता। जब मैं आपके साथ साझा करने के लिए इजरायली स्रोतों से विश्लेषण और जानकारियां ढूंढ रहा था, तो मुझे चैनल 14 के सैन्य संवाददाता तमीर मुराक की ये पोस्ट मिली, जो ये अद्भुत जानकारी देते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह से खुद को शामिल कर रहा है और ईरान को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। वे तर्क करते हैं कि भले ही ईरान के साथ व्यापक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लड़ाई की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रभावी रूप से जीत हासिल कर ली है। कई महीनों तक ये कहानी थी कि तेहरान ने इस महत्वपूर्ण संकरे रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी और वैश्विक तेल कीमतों को आसमान पर पहुंचा देने की धमकी दी थी। लेकिन सतह के नीचे अमेरिकी सेंटकॉम ने एक सुनियोजित क्षरण अभियान चलाया, मोबाइल रडारों का शिकार किया, नौसैनिक बारूदी सुरंगों को साफ किया और उन्नत युद्धपोतों के साथ वाणिज्यिक टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की। परिणाम खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। जलडमरू मध्य से तेल का प्रवाह काफी हद तक फिर से शुरू हो गया है। वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर हो गए हैं और ईरान की अपनी समुद्री नाकाबंदी लागू करने की क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई है। तेहरान का शासन अब भी क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन होर्मुज में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की उसकी कोशिशें आधिकारिक तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। तमीर मोराक के विश्लेषण में मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो था सेंटकॉम द्वारा की गई मेहनत, खुले और गोपनीय तकनीक व क्षमताओं का व्यवस्थित उपयोग। ये सब समय लेता है और मैंने सैन्य प्रयासों में कमी के बाद से बार बार यही कहा है। मैंने इसे कभी भी युद्ध विराम नहीं कहा है और ना ही कहता हूं। हमें धैर्य रखना होगा। हम पश्चिम में और मीडिया उपभोग के कारण धैर्य के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार में वर्षों के अनुभव से मैं जानता हूं कि हर चीज जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया के आतंकवादियों के साथ सहयोग के बारे में जो कुछ भी हमने सीखा, वह मैंने 20 साल पहले ही सीख लिया था। मैं अपने ज्ञान के स्रोत या वह जानकारी कैसे प्राप्त हुई जिससे कई बातें सामने आईं या कभी कभी संदेह की पुष्टि हुई, ये उजागर नहीं कर सकता था। उस समय मुझे मीडिया द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब गोपनीय जानकारी प्रस्तुत की गई तो मुझे अदालत का समर्थन मिला और जब मुझे एक गोपनीय जांच के लिए बुलाया गया तो मुझे विदेश मामलों और रक्षा समिति का भी समर्थन मिला। वहां मैंने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपने पास मौजूद डेटा प्रस्तुत किया। हर चीज को जनता के सामने नहीं लाया जा सकता, ताकि हम अपने दुश्मनों पर जो बढ़त और जानकारी रखते हैं उसे ना खो दें। इसी वजह से ईरान के इस खास मामले में हमें बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज जनता को नहीं पता होती और मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है, सरकार, नेता, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके पास क्या है और उन्हें क्या करना है। जरूरी जानकारी और विवरण ना होने की वजह से एक खास तरीके से रिपोर्टिंग करना एक बात है और उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन मीडिया द्वारा जानबूझकर जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बिल्कुल अलग बात है। आप में से कुछ लोग जो देख या सुन रहे हैं, उन्होंने हाल ही में मुख्यधारा की मीडिया में आई वो रिपोर्ट्स देखी होंगी जिनमें दावा किया गया है कि इसराइल में ऐतिहासिक पलायन हो रहा है। ऐतिहासिक पैमाने का पलायन, राजनीतिक संघर्ष और युद्ध के कारण हो रहा पलायन। इस मामले में उद्देश्य ये दिखाना है कि युद्ध का इजरायली समाज पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इजरायली लोग इस समय अपने देश को छोड़ रहे हैं। लेकिन जब इजरायली टिप्पणीकार उदी पर्ल्समैन, जिनका मैंने पिछले हफ्ते गैल इजराइल रेडियो पर अपने शो में इंटरव्यू लिया था, जब उन्होंने वास्तव में उस मूल सांख्यिकीय रिपोर्ट को देखा, तो उन्होंने पता लगाया कि ये आंकड़े असलियत को दर्शाने के बजाय मीडिया की कहानी गढ़ने के कारण कितने ज्यादा तोड़े मरोड़े जा रहे हैं। जैसा कि पर्ल्समैन बताते हैं, मीडिया की सुर्खियों में मुख्य खामी ये है कि वे देश में जन्मे इजरायली यहूदियों पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं और वे इजराइल की आबादी का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं और दीर्घकालिक प्रवासन प्रवृत्तियों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बजाय सनसनीखेज आंकड़े मुख्य रूप से गैर स्थानीय लोगों पर निर्भर करते हैं। विदेश में जन्मे प्रवासी जो इजराइल आने के तुरंत बाद ही देश छोड़ दें, खासकर 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैर यहूदी आगमन में आई बढ़ोतरी। इस विकृति की सीमा को स्पष्ट करने के लिए पार्लियामेंट बताते हैं कि 2019 और 2024 के बीच नेट देशज यहूदी प्रवासियों की संख्या 51,000 बढ़ी। विदेश में जन्मे गैर यहूदी प्रवासियों की संख्या उसी अवधि में 75,000 बढ़ गई। हालांकि वे इजराइल की कुल जनसंख्या का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हैं।
उन्होंने ये सभी आंकड़े उन्हें अलग अलग किए बिना या उस फर्क का जिक्र किए बिना एक साथ रख दिए जो आपको खुद दस्तावेज में मिलता है। जब आप इजराइल में जन्मे यहूदियों की संख्या को अलग करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो असली प्रवृत्ति कुछ बिल्कुल अलग दिखाती है। 2015 और 2018 के बीच 29,000 से अधिक देश में जन्मे यहूदी विदेशों में रहने वाले इजरायलियों की कुल संख्या में जोड़े गए। फिर भी 2019 और 2022 के बीच यह संख्या घटकर सिर्फ लगभग 16,000 रह गई, जो पिछले 4 साल की अवधि की तुलना में लगभग आधी है। पार्लियामेंट यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोविड-19 ने इजरायलियों को बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया। असलियत में 2020 के महामारी वाले साल में 17,000 इजराइल में जन्मे इजरायली वापस लौटे, जबकि 22,000 लोग देश छोड़कर गए। इसका मतलब है कि वास्तव में ज्यादा इजरायली अपने घर वापस लौटे बनिस्बत उन लोगों के जो देश छोड़कर गए। इसके अलावा आंकड़े दिखाते हैं कि युद्धकालीन प्रवास में जो उछाल आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 2025 के पहले 7 महीनों में देश में जन्मे यहूदी प्रवासियों की शुद्ध वृद्धि में 37% की गिरावट आई है। 2024 की इसी अवधि की तुलना में ये संख्या 10,000 से घटकर 6,000 से थोड़ा ऊपर रह गई है। जब आप सुर्खियां बटोरने वाले आंकड़ों को हटाते हैं और अस्थायी आगमन और विदेशी लौटने वालों को अलग करते हैं, प्रोसमैन ये दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर हुए अभूतपूर्व पलायन की कहानी पूरी तरह से बिखर जाती है। और अगर वो एक आम नागरिक ऐसा कर सकते हैं तो मीडिया संस्थान अपने संवाददाताओं से वही प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि बात सच की नहीं है बल्कि उस हर चीज की है जो उनके आगे बढ़ाए जा रहे नैरेटिव का समर्थन करती है। आपका अंदाजा भी मेरे जितना ही सही है। आखिरकार जो यहूदियों के साथ शुरू होता है वो कभी यहूदियों पर खत्म नहीं होता। ऐसा लगता है कि गाजा के लिए खड़े होने से अब लोग ऊब चुके हैं। पाखंडी, वोक, प्रगतिशील और गुलाबी नारीवादी मूर्खों को इस हफ्ते अपनी आत्म धार्मिकता दिखाने के लिए एक नया मौका मिल गया। लिंजी क्लैंसी, ये तो गाजा से भी बेहतर तुक में है। हाँ, एक पागल, बच्चों की हत्यारी, शैतानी, खुद कबूल करने वाली, हत्यारी औरत के लिए दिखावटी समर्थन से बढ़कर कोई चीज आपकी नैतिक श्रेष्ठता नहीं दिखा सकती। ये हकीकत का कितना घिनौना गलत चित्रण है। जैसे वे आवाजें जो मासूम इजरायली महिलाओं और बच्चों की हत्या को कमतर दिखाती हैं। वे पूरे अमेरिका में एक ऐसी मां का बचाव करने के लिए एकजुट होते हैं जिसने अपने ही बच्चों की जान ले ली। वे न्याय की वकालत नहीं कर रहे हैं, वे हिंसा को सामान्य बना रहे हैं और क्रूरता को सही ठहरा रहे हैं। ये उनके लिए अपनी भ्रमित श्रेष्ठता दिखाने और अपने दिखावटी गुस्से को किसी नए मुद्दे की तरफ मोड़ने का बस एक और मौका है। क्या ये वर्षों के उत्पीड़न का नतीजा था? शायद ये उसका विरोध दिखाने का तरीका था। क्या उसके पति ने उसे दबाया? कब्जा, जरूर ये कब्जा ही होगा। ये वही वैचारिक चाल है जो गजावासियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। वर्षों की नफरत और हिंसा को व्यवस्थित दमन या असहनीय दबावों के अपरिहार्य परिणाम के रूप में पेश किया जाता है। उनके दिमाग में हत्या एक प्रतिरोध का कार्य बन जाती है और अपराधी तुरंत ही सबसे बड़ा बेचारा पीड़ित बना दिया जाता है। यही होता है। वर्षों की उस राजनीतिक बातचीत का परिणाम है जो नफरत को सामान्य बनाती है, शिक्षा प्रणाली जो हत्यारों को आदर्श बनाती है, और वह मनोवैज्ञानिक बकवास जो असामान्यता को सही ठहराती है। अगर प्रसवोत्तर या जन्मोत्तर अवसाद को शिशु हत्या का औचित्य माना जा सकता है, तो पुरुषों को भी टेस्टोस्टेरोन के बढ़े हुए स्तर के कारण हिंसा के लिए उचित ठहराया जाना चाहिए। क्या मैं सही? किसी को ऐसा अकल्पनीय अपराध करने के लिए क्या प्रेरित करता है, यह समझने की कोशिश करने और उसे सक्रिय रूप से सही ठहराने में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप बर्बर व्यवहार को सामान्य और तर्कसंगत बनाते हैं, चाहे वो विदेश में आतंकवाद हो या देश में अत्याचार, तो वह कोई प्रबुद्ध सहानुभूति नहीं है, वह शुद्ध बुराई है। और यह एक दिखावटी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी मानव नैतिकता के पूरी तरह से पतन को उजागर करता है। पश्चिमी सीमाओं और पश्चिमी समाज के लिए मार्क्सवाद और इस्लाम की कट्टर विचारधाराओं से खतरे के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जो हम अब देख रहे हैं वह कहीं अधिक खतरनाक है। यह मन का आक्रमण है। ये आधुनिक समय का इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स जैसा आक्रमण है, जहां बुनियादी तर्क और नैतिक स्पष्टता पूरी तरह से खोखली हो गई है। और इसमें कोई शक ना रखें, इस हमले के लिए इजराइल केवल प्रशिक्षण स्थल था। अब आप सभी की बारी है। मैं डैनियल सीमन हूँ, यरूशलेम इजराइल के जेएनएस टीवी स्टूडियो से। स्ट्रेट अप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।